तथागत गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का एक विलक्षण अनुभव साझा करते हुए चारों कुमार युवकों को बताया कि जब सत्य की खोज में 10 साल बिताने के बाद भी जब मैं अपने मन को नहीं समझ पाया तब मैं बहुत निराश हो गया था। मैंने उपवास करने का संकल्प ले रखा था और मैं भूखा प्यासा बिना किसी मकसद के यूं ही संसार में भटक रहा था। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैंने मौन रहकर के भी बहुत कुछ देखा और व्रत करके भी देखा, लेकिन मौन रहते रहते और उपवास करते हुए जब कोई परिणाम हाथ नहीं लगा तो अंदर से बहुत निराशा हो रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अकेले में बैठकर रोया करता था। तब एक दिन जब अंदर का घड़ा पूरा ही भर गया तब मैं एक पहाड़ी पर पहुंच गया। मैंने सोच लिया था कि अब मैं आत्महत्या कर लूंगा और तब मैंने पाया कि मैं भीतर से कितना कमजोर हूं। आसमान में बिजलियां चमक रही थी, तेज बारिश हो रही थी, लेकिन कुछ समय बाद तभी वहां कुछ चमत्कारी सा घटित हुआ। मेरा मन एकदम से शांत हो गया, जैसे कि घड़ा खाली हो गया हो, और जिस आनंद को मैंने मौन रहकर नहीं प्राप्त किया था उसे मैंने चीख कर प्राप्त किया था। तब मैंने एक और चीज जानी कि बाहर से मौन रहने से कुछ नहीं होता, भीतर से मौन रहना पड़ता है। कई बार मन पर बहुत ज्यादा दबाव हो जाता है, मन बोझ के तले दब जाता है, मन का घड़ा भर जाता है। ऐसी हर एक परिस्थिति में यदि कोई व्यक्ति चुप रहता है तो अपने बोझ के तले ही दबता रहेगा, उसका आंतरिक विकास नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को चुप नहीं रहना चाहिए, उसे अपने मन का बोझ हल्का करना चाहिए, किसी अपने से अपनी मन की बात को साझा करना चाहिए, और जब अंदर से मन का घड़ा खाली हो जाए तब मौन रहकर अभ्यास करना चाहिए। तब असली मौन का महत्व समझ आता है। संध्या का समय था। बुद्ध उन चारों कुमार युवकों को उपदेश दे रहे थे। चारों कुमार युवकों को तथागत के पास आए केवल 5 महीने हुए थे और इन 5 महीनों में ही उनकी वृद्धि बहुत हुई थी। यहाँ पर उनकी अलग अलग कार्यशाला होती थी, जैसे कि तलवारबाजी, धनुर्विद्या। उसके बाद तथागत के उपदेश हुआ करते थे ताकि उन्हें सत्कर्म का मार्ग भी पता चल सके। एक कुमार युवक ने तथागत से सवाल किया। उन्होंने पूछा कि हे तथागत, आपने हमें यह तो बता दिया कि अपने मन का घड़ा अगर भर जाए तो उसे खाली कर लेना चाहिए और उसके लिए उस दर्द को चुप रहकर सहना नहीं है, बल्कि उस दर्द के बारे में किसी से बात करके अपने मन का बोझ हल्का कर लेना है। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि किन परिस्थितियों में आखिर चुप रहना चाहिए, किन जगहों पर आदमी के चुप रहने से उसे फायदा होता है। तथागत ने सभी से संकल्प लेते हुए ये कहा कि तुम्हें 2 दिनों तक मौन रहना है। जब तुम 2 दिनों तक चुप रहोगे तब तुम समझ जाओगे जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तब मैं तुम्हें 5 ऐसी जगहों के बारे में बताऊंगा जहाँ तुम्हें चुप रहना है और तभी तुम उन बातों को समझ पाओगे। लेकिन याद रखना, चुप रहने का संकल्प केवल तुम्हें पता है, किसी को मत बताना कि तुमने चुप रहने का संकल्प ले रखा है। 2 दिनों के चुप रहने का संकल्प लेकर वो वापस आश्रम में लौट जाते हैं। अगली सुबह आयुर्वेदिक खान पान पर तर्क वितर्क होने वाला था, जिस पर चारों कुमार युवकों ने भी हिस्सा ले रखा था। तर्क वितर्क शुरू हो चुका था, लेकिन चारों कुमार युवकों ने तो संकल्प ले रखा था। चारों को उनकी चेतावनी अच्छे से याद थी कि उन्हें 2 दिन तक पूरी तरह मौन रहना है, चुप रहना है। आश्रम के विद्यार्थियों के साथ वहां पर आचार्यगण भी मौजूद थे। सभी ने सोचा कि इन चारों कुमार युवकों के पास कोई तर्क नहीं है, वो बिल्कुल तर्कहीन और बुद्धिहीन है। आश्रम में चर्चा चल रही थी कि भला ऐसे कुमार युवक राज्य को कैसे संभाल पाएंगे। कुमार युवकों के सहपाठी उनके मुंह पर ही मजाक बनाने लगे। एक विद्यार्थी ने तो बड़े ही अकड़ के साथ उनका रास्ता रोक लिया और उनसे कहने लगा कि ये मत समझना कि तुम हमसे किसी चीज में बेहतर हो, तुम राजा के बेटे हो, बस यही तुम्हारे पास उपलब्धि है। भला ये भी कोई उपलब्धि होती है? जब उन इस तरह की आलोचना को सहना पड़ता है तो उनके मन में ठेस लगने लगती है। उन्हें समझ नहीं आता कि उन्होंने चुप रहने का ये संकल्प क्यों ले लिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि स्वयं के प्रति हो रही आलोचनाओं, मजाक का जब वो कोई जवाब नहीं देते तो इससे सब उन्हें कायर भी समझने लगे। अब वो करे तो करे क्या? किसी को
कुछ बता भी नहीं सकते कि उन्होंने चुप रहने का संकल्प ले रखा था। उनके पास केवल देखने और सुनने के अलावा कोई और विकल्प था ही नहीं। रात का भोजन करने के बाद बिस्तर पर लेटे हुए चारों कुमार युवक आज दिन भर के बारे में सोच रहे थे। अगले दिन तलवारबाजी और धनुर्विद्या की प्रतियोगिता होने वाली थी। तेज से चल रही हवाओं के बीच मटकियों पर निशाना बनाना था। जब पहले कुमार युवक ने मटकी पर निशाना साधना शुरू किया तो उसके मन में बस यही विचार चल रहा था कि हवा की गति कब बदल रही है। वो हवा की गति के साथ अपने तीर के साथ संतुलन बना लेता है तो वो ये प्रतियोगिता जीत सकता है। ये विचार उसके मन में धनुर्विद्या का अभ्यास करते हुए पहले कभी नहीं आया। ये विचार बिल्कुल नवीन था। अपने लक्ष्य का सही भेदन करके उसने ये प्रतियोगिता जीत ली। विद्यार्थियों और आचार्य गणों के बीच फिर से ये चर्चा होने लगी कि चाहे तर्क शक्ति ना हो लेकिन कुमार युवक धनुर्विद्या में बहुत अच्छे हैं। निशाना बहुत सधा हुआ है। आज की रात उन्हें बड़ी चैन की नींद आई और सुबह होते ही वो तथागत गौतम बुद्ध के पास पहुंच गए। वो अपने 2 दिनों के अनुभवों को बुद्ध से साझा करने के लिए उतावले हो रहे थे। सबसे पहले वाले कुमार युवक से तथागत ने पूछा कि भंते, तुम्हारा अनुभव कैसा रहा? उस युवक ने कहा कि हे तथागत, मैं तर्क शक्ति में निपुण था। मैं धनुर्विद्या या तलवारबाजी ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन मैं चुप रहने के कारण अपने तर्क ही पेश नहीं कर पाया, इसलिए मुझे आलोचना सहनी पड़ी और मेरा यह अनुभव कुछ खास अच्छा नहीं गया। तथागत ने उसे समझाया कि अनुभव अच्छे या बुरे नहीं होते, अनुभव सिखाने के लिए होते हैं। तुमने अपने अनुभव से क्या सीखा? जब वो उसका जवाब नहीं दे पाया तब तथागत ने उसे उत्तर दिया कि जहाँ पर हमारी योग्यता का सवाल हो, जहाँ पर हमारी योग्यता परखी जा रही हो, वहाँ पर चुप रहना आपकी आलोचना का कारण बनता है। कोई सेठ अगर अपने सामान को बेचने का व्यापार करता है तो उसे अपने सामान के बारे में बताना ही पड़ेगा। ऐसी जगह पर यदि वो चुप रहा तो उसे नुकसान झेलना पड़ेगा। उसी प्रकार यदि वो अपने सामान को छोड़ करके किसी दूसरी चीज के बारे में चर्चा करने लगे तो वो भी उसकी आलोचना का कारण होता है। भंते, तुमने साफ कहा कि तुम्हें धनुर्विद्या या तलवारबाजी नहीं आती है। अब तुम जबरदस्ती धनुर्विद्या के बारे में डींगे हाँकने लगो तो वो भी तुम्हारी आलोचना का कारण बन जाएगा। कुछ लोग हर विषय पर बोलते रहते हैं, चाहे उन्हें पता हो या ना हो, लेकिन उनकी अपनी एक राय होती है, अपना एक मत होता है। ऐसे लोगों को कोई समाज में गंभीरता से नहीं लेता। इसलिए उसी विषय पर बोलो जिसके बारे में ज्ञान हो, तुम्हें पता हो, साथ ही उसका अनुभव भी हो। केवल ज्ञान नहीं, जब ज्ञान और अनुभव दोनों मिलते हैं तभी ज्ञान परिपूर्ण होता है। इससे ये बात अच्छी हुई कि कुमार युवक को संबोधित करते हुए तथागत ने कहा कि ये बात अच्छी हुई कि हमें ये पता चला कि तुम तर्क शक्ति में अच्छे हो, तुम्हारे भीतर ये हुनर है। पहले तुमने अपने इस हुनर पर कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन चुप रहने से तुम्हें अपने अंदर के इस हुनर के बारे में पता चल गया। जो लोग लक्ष्यहीन होकर जीवन भर भटकते रहते हैं, ऐसे लोगों को कुछ समय के लिए चुप रहकर देखना चाहिए। दूसरे कुमार युवक से तथागत ने पूछा कि तुम्हारा अनुभव कैसा रहा भंते? उसने बताया कि हे तथागत, धनुर्विद्या के प्रतियोगिता के दौरान पहली बार मैंने ये महसूस किया कि हवा की गति और तीर की गति का यदि संतुलन बना लिया तो किसी भी लक्ष्य को भेदा जा सकता है। तथागत, 2 दिन तक चुप रहकर मैं उन बारीकियों को समझने लगा हूँ जिन्हें अब तक मैं नजरअंदाज करता आ रहा था। तथागत ने कहा कि जिस प्रकार हवा की गति और तीर की गति में संतुलन जरूरी होता है, उसी प्रकार सांसारिक जीवन में अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन में संतुलन स्थापित करना होगा। आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन में संतुलन स्थापित करने के बाद आप बड़ी ही आसानी के साथ और बहुत ही जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। कुछ लोग सांसारिक जीवन में इतना घुल जाते हैं कि उनके पास खुद के लिए समय ही नहीं होता। वो अपने परिवार को समय देते हैं, अपने काम को समय देते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो वो खुद को समय ही नहीं देते और इसी वजह से उनका आध्यात्मिक विकास नहीं हो पाता। इसलिए ऐसे लोग पारिवारिक सुख या धन संपदा हासिल कर लें, लेकिन
वो अपनी आंतरिक शांति को अनुभव नहीं कर पाते। चारों कुमार युवकों को तथागत ने चेतावनी देते हुए कहा कि कुमारों, कल को तुम्हारा जीवन राज्य के लिए समर्पित हो जाएगा। तुम एक अच्छे राजा बनने के लिए तैयार हो जाओ। प्रजा पर गृह शासन करने के लिए इन 5 जगहों पर चुप रहना। यदि आप इन 5 जगहों पर चुप रहना सीख गए, अभ्यास इसका कर लिया, तो तुम लंबे समय तक शासन कर पाओगे। प्रजा और घर गृहस्थी में शांति बनी रहेगी। तथागत ने सबसे पहले बताया कि जब तक तुम पूरे संकल्प, पूरे आत्ममंथन के साथ अपने मन में कोई बात ना ठान लो, तब तक किसी को मत बताना। कई बार मनुष्य के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसके मन में वैचारिक उलझनें ज्यादा हो जाती हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि समस्या को कैसे हल किया जाए। ऐसे समय में चुप रहकर अपने मन को स्पष्ट करो, साफ करो। अगर किसी बात को लेकर किसी के साथ विचार विमर्श भी करना है तो ये मत बताना कि समस्या तुम्हारे साथ है, बल्कि किसी और का जिक्र करके तब विचार विमर्श करना। तथागत ने आगे कहा, तुम होने वाले राजा हो। यदि तुम्हारी कमजोर कड़ियां किसी के हाथ में आ गई तो इससे पूरे राज्य का कारभार प्रभावित रहने का खतरा बना रहता है। अपने रहस्य अपने तक ही सीमित रखो, लेकिन तब तक जब तक वो तुम्हारे ऊपर बोझ न बन जाए। अगर वो तुम्हारे ऊपर बोझ बन गए हैं तो उसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरी जगह जहां जब तुम्हारे किसी 2 करीबियों का झगड़ा हो रहा हो, तो ऐसे में किसी एक का भी पक्ष लेना तुम्हें हानि पहुंचाएगा। इसका मतलब अब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम अन्याय का विरोध ना करें। अगर हम अन्याय होने वाली जगह पर चुप रहेंगे तो लोग हमें कायर समझेंगे, क्योंकि असली दुनिया में चीजें इतनी साफ और स्पष्ट नहीं होती। इसलिए इंसान को हमेशा अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। बुद्धिमानी अपनी चरम सीमा पर तभी काम करती है जब आप चुप रहकर एक विषय पर अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं। इसलिए तीसरी जगह जहां मनुष्य को चुप रहना चाहिए वो तब है जब कोई व्यक्ति किसी गहन विषय पर अध्ययन कर रहा हो, किसी ऐसी समस्या में उलझा हो जो बहुत कठिन है, उलझन से भरी हुई है। कठिन से कठिन या फिर उलझन से भरा हुआ काम तभी सफल होता है जब आप शांत होकर के, चुप होकर के पूरे दिमाग से उसी समस्या के बारे में सोचते हैं। सही समय पर सही बात को बोलना और बेकार की बातों में ना पड़कर चुप रहना, ये 2 सिद्धांत जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में उतार लिए, उसकी प्रतिष्ठा चारों ओर फैल जाएगी। चौथी जगह जहां व्यक्ति को चुप रहना चाहिए वो है खाते समय। यदि आप भोजन करते समय चुप रहकर भोजन करते हैं, तब आप खाने का पूरा स्वाद लेकर खा पाते हैं और इसी वजह से आपका खाना जल्दी हजम हो जाता है। जब हम चुप रह करके पूरा भोजन खत्म करते हैं, अपना ध्यान भोजन पर केंद्रित करके भोजन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका शरीर स्वयं ऐसे रसायन छोड़ता है जो खाने को जल्दी पचा देता है। और खाना जब सही तरीके से पच रहा है, पाचन क्रिया सही तरीके से काम कर रही है, तो आपके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आखिरी बात बताने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, ऐसी कहानियां आपको अगर पसंद आती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी कहानी आपसे छूटे नहीं। और अपने सभी प्रियजनों के साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर करें और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। आखिरी और सबसे जरूरी जगह जहां आपको किसी भी कीमत पर चुप रहना है वो है जब तक आपका कार्य पूर्ण ना हो जाए। उस कार्य के बारे में किसी दूसरे को कभी मत बताना। अपना उपदेश खत्म करके तथागत ने कहा कि अब तुम्हें चुप रहने के सारे फायदे पता चल गए हैं। साथ ही तुम्हें यह भी पता चल गया कि किन जगहों पर चुप रहना है और किन जगहों पर बोलना जरूरी होता है। इन बातों का पालन करके तुम एक अच्छा जीवन जी सकते हो। अपनी प्रजा के प्रति तुम्हारा जो भी कर्तव्य है उसे अच्छी तरह से निभा सकते हो। धन्यवाद।